गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो रेगुलर करंट अफेयर्स और एग्जाम अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम 7 जून 2024 के करंट अफेयर्स देखेंगे जो चर्चा में रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। किस कंपनी ने यूरोपीय संघ के नियमों से यानी यूरोपियन यूनियंस के जो लॉ हैं, पहले दुनिया का पहला ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी पासपोर्ट लॉन्च किया है? तो ये देखिए, जो वोल्वो कार्स है, ठीक है, वोल्वो काफी बड़ा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप है, उसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। आपको पता है जैसे जैसे धीरे धीरे अब टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनकी डिमांड मार्केट में काफी बढ़ती जा रही है। भारत में भी टाटा ने, आपने देखा होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च किए हैं और लगातार कई सारी कंपनियां इस पर काम कर रही हैं, क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल से होने वाला पॉल्यूशन है उससे काफी ज्यादा समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं और ये काफी ग्रीन इकोनॉमी की तरफ भी एक देश को बढ़ाता है। तो इसका देखिए मतलब क्या है, जो ईवी बैटरी पासपोर्ट है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो सबसे मेन कंपोनेंट होता है वो आपका लिथियम आयन, उसमें जो बैटरी लगती है वो होती है। तो ये बताएगा कि जो आपने लिथियम आयन बैटरी लगाई है उसमें जो मटेरियल यूज हुए हैं उसका सोर्स क्या है, उसका कार्बन फुटप्रिंट कितना है, क्या उसमें रिसाइकल्ड एलिमेंट यूज हुए हैं या नहीं। तो इस तरीके की चीजों को ये इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी पासपोर्ट आपको अवगत कराएगा। नीचे आप इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं, यहां पर ये इंपॉर्टेंट है। फरवरी 2027 से यूरोपीय संघ में बेचे जाने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी पासपोर्ट अनिवार्य हो जाएगा, जिसमें बैटरी की संरचना, प्रमुख सामग्रियों की उत्पत्ति यानी वो कहां से आए हैं, उनका सोर्स क्या है, उसके कार्बन पदचिन्ह यानी जो इसमें आइटम्स लगे हैं, पार्ट्स लगे हैं, उसका कार्बन फुटप्रिंट कितना है, पुनर्नवीनीकृत सामग्री, इसमें रिसाइकल्ड जो मटेरियल है वो कितना लगा है, इस सबको इस पूरे पासपोर्ट में दर्शाया जाएगा। तो एक तरह से ग्रीन इकोनॉमी की तरफ ये एक अच्छा कदम है। अगला देखते हैं। इस आईआईटी ने एक अभिनव अग्नि बचाव सहायक ड्रोन विकसित किया है? तो ये आईआईटी धारवाड़ के द्वारा फायर प्रोटेक्शन के लिए एक ड्रोन डेवलप किया गया है। यहां पर नीचे इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। तीसरी भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस कहां पर आयोजित की गई? तो इंडियन एनालिटिक्स कांग्रेस की यहां पर बात हो रही है और ये उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आयोजित की गई थी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 3 दिवसीय तीसरी भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस आयोजित की गई। कांग्रेस का उद्घाटन लद्दाख विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस के मेहता ने किया। तो एक ये इंपॉर्टेंट मीटिंग अभी संपन्न हुई है। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में एक पेड़ मां के नाम अभियान किसने शुरू किया है? तो आपको पता है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन आपका वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट आपकी हुई थी। कहां पर? स्टॉकहोम में, 1972 में, 1972 में। तो उसी के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। तो नरेंद्र मोदी जी ने भी एक पेड़ मां के नाम ये पहल शुरू की है। जून 2024 में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल ने हरियाणा के किस शहर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है? तो हरियाणा के रोहतक में अभी जीएसटी भवन का उद्घाटन किया गया है। और इसका देखिए मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? नवनिर्मित जीएसटी भवन जीएसटी करदाताओं के सहायकों की सहायता के लिए आसानी से सुलभ है और हरियाणा के मुख्य जिलों से कनेक्टिविटी के केंद्र में है। तो यहाँ पर जो सुगमता है जीएसटी को फाइल करने की और जीएसटी से संबंधित इश्यू को रिजॉल्व करने की, वो इससे कहीं ना कहीं बेटर होगी। किस कंपनी ने 500 करोड़ रुपए के सौदे में डीआरडीओ के लिए अनुसंधान पोत बनाने के लिए डीआरडीओ के साथ समझौता किया है? तो डीआरडीओ के लिए एक रिसर्च वेसल ये बनाएगा और ये किया है जीआरएसई यानी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने। बात करें डीआरडीओ की, अभी डीआरडीओ लगातार चर्चा में रहा है। डीआरडीओ ने भारत की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है। डीआरडीओ की स्थापना की बात करें तो 1958 में इसकी स्थापना की गई थी और जो इसके चेयरपर्सन है वो है समीर बी कामत, और अभी अभी चर्चा में थे क्योंकि इनका कार्यकाल आपका 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में स्थित है। इसके बारे में आप यहां पर पूरा पढ़ सकते हैं। हाल ही में खबरों में रहा, देखिए 2 से 3 ज्वालामुखी अभी चर्चा में है, तीनों बताऊंगा। हाल ही में खबरों में रहा माउंट कलनाउन किस देश में स्थित है? तो ये फिलीपींस में उपस्थित एक वॉल्केनो है और मध्य फिलीपींस यानी सेंट्रल फिलीपींस में उपस्थित एक वॉल्केनो है। यहां पर इसके बारे में अगर पढ़ेंगे, मध्य फिलीपींस में माउंट कलनाउन के फटने के बाद सैकड़ों लोग निकासी केंद्रों में शरण लिए हुए हैं और ये बेसिकली आपका जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर होती है, जहां पर सबसे ज्यादा आपको वॉल्केनिक एक्टिविटीज यानी ज्वालामुखी से संबंधित घटनाएं
और दूसरा आपका यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स भी देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, नीचे हम मैंने मैप डाला है, वहां से आप इसको समझ सकते हैं। ये पूरा एक रिंग के आकार का होता है इस तरीके से, इसलिए इसको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बोला जाता है। फायर मतलब क्योंकि यहाँ पर ज्वालामुखी की घटनाएं बहुत ज्यादा होती हैं, इसीलिए यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं रिंग ऑफ फायर। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, क्योंकि ये वाला जो एरिया है यहाँ पर कई सारी प्लेट्स की बाउंड्री आपस में मिलती है। तो आपको पता होगा जो अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, उसमें यह कहा गया है जो पृथ्वी का ऊपरी लेयर है, क्रस्ट है, वो कई सारी प्लेट्स में बटा हुआ है, जिसमें 7 मेजर प्लेट्स हैं और कुछ आपकी माइनर प्लेट्स हैं। जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो आपका, और ये लगातार मूवमेंट में रहती हैं, उन्होंने यही बोला था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, मतलब जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो हमेशा ड्रिफ्ट करते रहते हैं, यानी जो प्लेट्स हैं वो भी ड्रिफ्ट करती रहती हैं। और जब ये आपस में टकराती हैं तो क्या होता है, आपका ज्वालामुखी की घटनाएं होती हैं और भूकंप की घटनाएं आपको यहाँ पर सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलेंगी। देखिए फिलीपींस प्लेट है, ये आपकी कोकोस प्लेट है, नाजका प्लेट है, ये अंटार्कटिक प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलेशियन प्लेट है। तो यहाँ पर कई सारी प्लेटों का आपस में बाउंड्रीज टकराती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा यहाँ पर भूकंप और ज्वालामुखी की घटनाएं हमें देखने के लिए मिलती हैं। और फिलीपींस भी यहीं पर स्थित है, इसीलिए यहाँ पर भी ज्वालामुखी आपके काफी है। इंडोनेशिया में भी बहुत ज्वालामुखी आपके स्थित है। एक बहुत फेमस है इबू, ये भी अभी लगातार न्यूज में बना हुआ था, माउंट इबू। एक और ज्वालामुखी है आइसलैंड का, वो भी देखेंगे अभी। हाल ही में खबरों में रही मिनटमैन थर्ड अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो काफी पुरानी मिसाइल है, लेकिन अभी अमेरिका ने इसका फिर से टेस्ट किया है, इसलिए चर्चा में है। तो ये यूएसए द्वारा डेवलप की गई एक मिसाइल है। यूएसए का जो बोइंग है उसने इसको डेवलप किया है। अमेरिका ने वेंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से एक मिनटमैन 3 आईसीबीएम का परीक्षण किया। 1960 के दशक में तैनात मिनटमैन 3 बोइंग द्वारा डिजाइन किए गए अमेरिका परमाणु त्रय का एक पात्र भूमि आधारित घटक है। इसके अलावा देखिए अमेरिका में अभी अलास्का में एक सैन्य अभ्यास भी हुआ था, उसका नाम क्या था, एक्सरसाइज रेड फ्लैग। इसमें भी भारतीय वायुसेना पार्टिसिपेट करने गई थी, तो अमेरिका के अलास्का में आयोजित किया गया था। महारानी मंदिर जो हाल ही में आग से क्षतिग्रस्त हुआ है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये मैंने क्विज अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाला था और कम्युनिटी में भी डाला था, तो आप प्लीज कम्युनिटी और टेलीग्राम में दोनों क्विज देते रहा करिए, आपकी तैयारी अच्छी होती रहेगी। ये जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग, ठीक है, गुलमर्ग में स्थित है। जो डोगरा डायनेस्टी जम्मू कश्मीर में हुई थी उनके द्वारा ये डेवलप किया गया था मंदिर, और शिव जी और पार्वती जी को यह मंदिर समर्पित है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में एक छोटी पहाड़ी पर स्थित प्रतिष्ठित महारानी मंदिर आग में दुखद रूप से जलकर खाक हो गया। महाराजा हरि सिंह की पत्नी मोहिनी बाई सिसोदिया द्वारा 1915 में निर्मित यह डोगरा राजवंश का एक शाही मंदिर था। भगवान शिव और पार्वती को समर्पित मंदिर जटिल भारतीय और फारसी डिजाइन, इसमें यानी इंडियन डिजाइन भी शामिल है और पर्शियन डिजाइन का एक ही मिश्रण से बनाया गया। और भारतीय सेना ने 2021 में इसका जीर्णोद्धार भी कराया था, लेकिन आग में लगभग ये पूरा ही अभी नष्ट हो गया है। नागी पक्षी अभयारण्य बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 2 नई साइट्स जोड़ी गई हैं। रामसार अभी तक 80 थी, अब बढ़कर हो गई हैं 82, और भारत विश्व में तीसरे स्थान पर आ गया है संयुक्त रूप से, जहां पर सबसे ज्यादा रामसार साइट्स है। नागी पक्षी अभयारण्य जिसे हाल ही में नया रामसर स्थल घोषित किया गया है किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है। नागी के साथ साथ एक और है नकटी, नकटी बर्ड सेंचुरी को भी रामसर स्थल आपका घोषित कर दिया गया है। अब टोटल आपके 82 हो गए हैं। सबसे ज्यादा है आपके 16 तमिलनाडु में, उसके बाद है आपके उत्तर प्रदेश में 10, ठीक है। टोटल इंडिया में है 82 यानी 82। और कहां पर है? बिहार के आपके जमुई जिले में स्थित है। तो नागी और नकटी दोनों याद रखिएगा, दोनों आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा अगर बात करें रामसार कन्वेंशन की, तो रामसार एक साइट है या जगह है कहां पर? ईरान में। वहां पर ही कन्वेंशन हुई थी, आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। 1971 में ये कन्वेंशन आपकी ऑर्गेनाइज की गई थी। भारत इस ट्रीटी का मेंबर है। और रामसार साइट्स देखिए होती क्या है, जो वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस होते हैं, यानी जो आर्द्र भूमियां इस स्तर की होती हैं कि वहां पर प्रवासी पक्षी बहुत आते हैं और वो लोकल बायोडायवर्सिटी को काफी ज्यादा हेल्प करते हैं, उनको बोला जाता है वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। और उन्हीं वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस को रामसार साइट्स के रूप में घोषित किया जाता है। हाल ही में खबरों में रही स्पर्श पहल किस मंत्रालय से संबंधित है? तो स्पर्श पहल आपके रक्षा मंत्रालय से संबंधित है, और स्पेशली जो आपका पेंशन वाला सेक्टर है, पेंशन मैनेजमेंट, उससे पूरा ये पहल आपकी संबंधित है। अभी कुछ बैंकों के साथ
रक्षा मंत्रालय ने समझौता किया है, इस वजह से ये चर्चा में था। यहां पर आप पढ़ सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा एसोसिएशन, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे बैंकों के साथ समझौता इन्होंने किया है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पेंशन प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना, लाभार्थियों को सीधे भुगतान सुनिश्चित करना, ये मुख्य दो इसके उद्देश्य हैं। हाल ही में खबरों में रहा सुंधनु कागीगर ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो जो सुंधनु कागीगर ज्वालामुखी है ये आइसलैंड में उपस्थित एक ज्वालामुखी है। देखिए अटलांटिक ओशन में इस तरीके से एक मिड अटलांटिक रिज है। देखिए रिज क्या, मिड अटलांटिक रिज क्या है? जो आपका ओशियन फ्लोर होता है, ओशियन फ्लोर पे भी आपके जो वॉल्केनिक एक्टिविटीज हैं, ज्वालामुखी की घटनाएं चलती रहती हैं। तो जब प्लेट्स के बीच में हल्के हल्के ज्वालामुखी की घटनाएं चलती रहती हैं तो लावा आपका इकट्ठा होता रहता है प्लेट की बाउंड्री पर। मान लीजिए ये एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है, तो इन दोनों की जो बाउंड्री है यहां पर आपका लावा इकट्ठा होता रहता है। और जब ये लावा इकट्ठा होता रहता है तो पूरा एक पहाड़ी श्रेणी या आप पर्वत श्रृंखला का रूप ले लेता है। बहुत ज्यादा हाइट नहीं होती, लेकिन दोनों की प्लेट्स पर इकट्ठा होकर ये पूरी एक सीरीज बना लेता है लावा की। इसी को बोला जाता है रिज। ठीक है, यानी ओशियन फ्लोर पर जो आपकी वॉल्केनिक एक्टिविटीज चलती हैं उसके द्वारा इसका निर्माण होता है, या समुद्री सतह पर जो ज्वालामुखी की घटनाएं होती हैं उस पर इसका निर्माण होता है। और आइसलैंड जो है वो इसी के एक कॉर्नर पर स्थित है, इसीलिए यहां पर भी आपको ज्वालामुखी की घटनाएं देखने के लिए मिलेंगी। मैं नीचे आपको भी दिखाऊंगा, मैंने मैप इसका लगाया है। तो दक्षिण पश्चिमी आइलैंड में सुंधनु कागीगर ज्वालामुखी दिसंबर 2023 के बाद से 5वीं बार फटा है। तो देखिए बहुत ज्यादा इस समय ये एक्टिव हो रखा है। आइसलैंड को देखिए इसीलिए क्या कहा जाता है, क्योंकि आइसलैंड जो है वो टेम्परेट कंट्री है, काफी ठंडी कंट्री है, लेकिन यहाँ पर ज्वालामुखी भी है, इसीलिए इसको आग और बर्फ की भूमि के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर देखेंगे मध्य अटलांटिक रिज पर यह स्थित है, जहां यूरेशियन और उत्तरी अमेरिकी प्लेटें अलग अलग होती हैं। मैंने आपसे कहा जहां पर दो प्लेटें मिलती हैं वहां पर वॉल्केनिक एक्टिविटीज बहुत होती हैं, इसलिए यहाँ पर ज्यादा आपको ज्वालामुखी की घटनाएं देखने के लिए मिलेंगी। अगर नीचे आप देखेंगे यहाँ पर ये है आपका नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, जिसको आप प्लेट 1 मान सकते हैं। ये है आपकी यूरेशियन प्लेट, जिसको आप प्लेट 2 मान सकते हैं। और ये है आपका आइसलैंड। ये पूरी है आपकी देखिए मिड अटलांटिक रिज, और कितनी लंबी देखिए पूरी सीरीज है। इस पूरे उसमें आपको वॉल्केनिक एक्टिविटीज देखने के लिए मिलेंगी, और आइसलैंड इसी का भाग है, इसीलिए यहां पर ये वॉल्केनिक विस्फोट होते हैं। हाल ही में किस संगठन ने बैंक ग्राहकों को शिकायत निवारण में सहायता करने के लिए बैंक क्लिनिक पहल शुरू की है? तो ऑल इंडिया बैंकर्स एम्प्लॉयज एसोसिएशन जो है, या ऑल इंडिया बैंक कर्मचारी संघ है, उसके द्वारा ये शुरू की गई पहल है। और कहीं ना कहीं जो डिजिटल इंडिया हमारे यहाँ आ रहा है उसको भी अपने जो पूरा फोरम है उसमें ये इंटीग्रेट करेगा। इसमें आप पढ़ सकते हैं इसका उद्देश्य तेजी से बढ़ते तकनीकी विस्तार और खुदरा बैंकिंग पर आरबीआई के दिशा निर्देशों के बीच ग्राहकों का समर्थन करना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बैंक क्लिनिक AIBEA ने शुरू किया है। हाल ही में किस संगठन ने कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स सॉफ्टवेयर प्रवाह विकसित किया है? तो इसरो ने इसको अपनी फ्लाइट्स वगैरह की टेस्टिंग के लिए, या जो लॉन्च व्हीकल होते हैं उसकी टेस्टिंग के लिए डेवलप किया है। क्योंकि आपको पता है रॉकेट्स वगैरह में जो डायनामिक्स होती है, हवा होती है, एयर होती है, उसका काफी ज्यादा रोल होता है। तो वो उसको कैसे प्रभावित करेगी उसकी टेस्टिंग के लिए ये कंप्यूटेशनल फ्लूइड सॉफ्टवेयर इन्होंने विकसित किया है। फुल फॉर्म क्या है? पैरेलल रेंज सॉल्वर फॉर एरोस्पेस व्हीकल एरोथर्मोडायनेमिक एनालिसिस प्रवाह। इसरो के कौन से सेंटर ने डेवलप किया है? VSSC यानी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के द्वारा विकसित एक सॉफ्टवेयर है। तो आपसे सीधे ये पूछ सकता है। इसी की तरह देखिए पोर्टल और चर्चा में है, प्रवाह पोर्टल एक और चर्चा में है, वो आपका आरबीआई के द्वारा डेवलप किया गया है। ये प्रवाह इस तरीके से लिखा जा रहा है, वो प्रवाह ये है, ये भी अभी न्यूज में रहा है। हाल ही में किस एजेंसी ने स्टेट ऑफ द ओशन रिपोर्ट यानी महासागर की स्थिति रिपोर्ट जारी की है? तो ये यूनेस्को के द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है। देखिए यूनेस्को का एक विभाग है IOC, इसको बोला जाता है इंटर गवर्नमेंटल ओशियोनोग्राफिक कमीशन। तो यही जो विंग है इसका, ये इसको डेवलप करती है। अगर बात करें विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व महासागर दिवस प्रतिवर्ष 8 जून को मनाया जाता है, और इसकी स्थापना 1946 में आपकी की गई है। ठीक है, यूनेस्को की, ये इंपॉर्टेंट है, पूछता रहता है। इसके बारे में आप नीचे पूरा पढ़ सकते हैं कि क्या है। और हाँ, 2021 से 2030 का जो दशक है, ठीक है, 2021 से 2030 का दशक जो है वो ओशियन से ही संबंधित है, या महासागर से ही संबंधित है। यह सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान के संयुक्त राष्ट्र दशक यानी डिकेड ऑफ ओशियानिक साइंसेस के लिए आपका 2021 से 2030 तक का दशक बनाया गया है। सबसे पहला संस्करण इस रिपोर्ट का 2022 में आया था, तो ये इसका
तीसरा संस्करण है, यानी थर्ड एडिशन है। महासागरों की पूरी जो स्थिति है उसके बारे में बताता है। आपको पता है जो महासागर होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा अवशोषण का केंद्र होते हैं, और वहां पर अगर ओशियन का टेम्परेचर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की क्षमता उनकी कम होती है। तो लगातार कहीं ना कहीं ये क्लाइमेट चेंज से सीधे सीधे संबंधित है रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। एक रिपोर्ट अभी देखिए, विश्व जल मंच का उद्घाटन हुआ है बाली इंडोनेशिया में। वहां पर विश्व बैंक ने यानी वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की थी, वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, वाटर फॉर शेयर प्रॉस्पेरिटी नामक रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ने अभी विश्व जल मंच, जो 10वां विश्व जल मंच हुआ है बाली इंडोनेशिया में, वहां पर आपका ये रिपोर्ट उन्होंने जारी की थी। तो ये रिपोर्ट भी अभी हाल ही में चर्चा में है। तो यही आज के सारे करंट अफेयर्स थे, 15 क्वेश्चन जो लगातार न्यूज में रहे। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो मैंने आपको बताया वो भी यूजफुल लगे होंगे। ऐसे ही रेगुलर करंट अफेयर्स के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।